बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर आने वाली 4 खवातीन ने हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली इजलास में अपोजिशन के बैरिस्टर गौहर साहब की जानिब से एहतजाज किया गया और कहा गया कि अक़लियत और खवातीन की 23 नशिस्तें हमारे लिए मखसूस हैं जो कि किसी और को नहीं दी जा सकती। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि जरदारी साहब अरकान का मेरी तरह ख्याल रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वोट ना भी मांगते तो तब भी हम वोट आसिफ अली जरदारी साहब को ही देते, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आपको डॉक्टर साहब, कल जो है सदर मुमलिकत का इंतखाब होने जा रहा है, तो क्या हुकूमत साजी का अमल जो है मुकम्मल हो जाएगा? नहीं, उसके बाद काबीना का ऐलान। काबीना का तवक्को ये थी कि पहले ऐलान कर देंगे और उसमें वज़ीर ख़जाना के हवाले से सवालात उठ रहे थे कि क्या इसहाक डार साहब होंगे या कोई और शख्सियात होंगी। अच्छा, अभी सारा जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, उसके ख़दो खाल वाज़े नहीं है और बहुत से नाम भी आ रहे हैं और बहुत से नाम साथ हट भी जाते हैं। तो ये जो हुकूमत साजी है, इसका अमल तो अभी चंद रोज़ जारी रहेगा। और मैं आपको ये भी बताऊं कि इस दौरान बहुत से जो अरकान असम्बली हैं उनके मामला आ जाएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में, फिर उनके मामला आ जाएंगे अदालतों में, फिर उसके बाद तो ये एक प्रोसेस सारा चलता रहेगा। जो मेरा ख्याल है कि जो अहम तरीन इसमें इस वक्त मामला है कि ये स्टेबिलिटी, यानी नाहल हो गया, अब दूसरी जगह किया, उसने उसके ये फैसला आ गया, फिर एक शख्स उधर गया, उधर ये चलता रहेगा सारा सिलसिला। लेकिन जो मजमूई मुल्क के रियासत के इशूज़ हैं कि जिसमें मईशत, ख़ारजा पॉलिसी और सोशल अनरेस्ट ना हो, और ये सारे मामला जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ख़ारजा पॉलिसी, ठीक है, तो बाकी जो है वो तो अदालतों में फ़ैसले होंगे, ट्रिब्यूनल्स में जाएंगे केसेस, पार्लियामेंट के अंदर भी शोर शराबा होता रहेगा। वो तो ये भी बहुत कुछ होता रहेगा आने वाले दिनों में। असल बात ये कि सिस्टम जो है ना, यानी रियासत किसी मरहले में मेरा नहीं ख्याल कि वो डिस्टेबलाइज होगी या वो बर्दाश्त भी कर सकती है, तसव्वुर भी कर सकते हैं कि मामला जो है अदम इस्तेकाम की तरफ जाएंगे। तो बाकी सारी सियासत है वो होती रहेगी। और इसमें अब IMF के साथ मुज़ाकरात होते हैं, उसमें देखते हैं क्या शराइत हतमी तौर पे आती हैं, कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, क्या उसका असर पड़ता है, इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो, मतलब वो जो जो वसी है ना इश्यूज़ रियासत के, वो इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेररिज्म एक कांस्टेंट फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं होता रहता है, लेकिन ये कि बड़ी हद तक कम हो गया। कत्ल व गारत और ये सारे जो वाक़यात पेश आते हैं, हम सुनते हैं ख़बरों में, ये तो इससे हट के मैं हार्डकोर टेररिज्म की बात कर रहा हूँ। तो वो जो है वो शुक्र है कि वो कंट्रोल है, बहुत हद तक कंट्रोल है। लेकिन ये है कि मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज, और फिर काबीना हुकूमत पूरी बन के सामने आ जाए तो फिर हम उसको देख लेंगे, उस पर बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं और कौन सी शख्सियत क्या करने जा रही है, एक तफसील से बात हो सकती है। अच्छा, ये जो जिस वक्त पाकिस्तान ये अगले चंद माह में एक ख़ास सिमत में जा रहा है, जिसमें सियासी अदम इस्तेकाम किस हद तक ख़त्म होता है, किस हद तक नहीं ख़त्म होता, ये हमारे सियासतदानों को फ़ैसला करना है। और ये सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो माशी इस्तेकाम होगा, सियासी इस्तेकाम होगा तो माशी होगा तो उसके नतीजे में तमाम मुल्क जो है वो आगे चलेगा, वरना ये कि सारे मामला जो ख़राब हो जाएंगे। तो मेरा ख़्याल है कि सियासी इस्तेकाम लाना बहुत ज़रूरी है। और बैठ के बातचीत और मुख्तलिफ जो आइडियाज़ आ रहे हैं, चकज़ई साहब भी कह रहे हैं, मुशाहिद हुसैन साहब भी कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अंदर भी सोच है, मुस्लिम लीग नवाज़ में भी सोच है, तहरीक इंसाफ में, सब में कि भाई इसको कहीं ना कहीं हमने ही जान को ख़त्म करना है। इसमें ये मैं वजह ये बयान कर रहा हूँ कि अगले चंद माह जो हैं और ये जो मौजूदा सूरत हाल अब भी चल रही है, ये यानी दुनिया में गैर मामूली हालात हैं। इस वक्त दुनिया में गैर मामूली हालात हैं, बड़ी गैर मुतवक्को तौर पे। कल प्रेसिडेंट बाइडन का खिताब था जो उन्होंने स्टेट ऑफ यूनियन खिताब किया, इंतहाई गैर मुतवक्को था। वो 38 मिनट पे का तवील था, लेकिन गैर मुतवक्को था। मैंने उस तकरीर को सुना, बगौर सुना, और मेरे लिए वो हैरान कुन इसलिए था कि मैंने प्रेसिडेंट बाइडन को इतना कॉन्फिडेंट नहीं देखा, इंतहाई कॉन्फिडेंट। और उन्होंने जो है वो
कई जगह पे तो उन्होंने जो है वो टेलीप्रॉम्प्टर से या जो लिखी हुई तकरीर थी उसको भी उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने खुद तकरीर की, वो उससे हट के फिल बदी, और किसी जगह पर उनकी ज़बान से कोई एक लफ्ज़ भी ऊपर नीचे नहीं किया। जो सदर ट्रंप हैं उनको उनका नाम ही लिया उन्होंने, बल्कि कहा कि मुझसे पहले वाला जो शख्स था, मुझसे पहले जो इस मुल्क पे बैठा था, उसने ये उसने वो सारा, और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि हमने कोई 50-54 दफ़ा हमने रोका है, यानी उनका अपनी पार्टी की तरफ इशारा था। और उसमें जब वो ये बात कर रहे थे तो यकीनन रिपब्लिकन्स भी उस मुतासर हो रहे थे, क्योंकि रिपब्लिकन्स ने भी उस वक्त जब ये 6 जनवरी का वाक़या हुआ था तो कैपिटल हिल पे, तो उन्होंने उस वक्त ज़ाहिर है कि मुज़ाहमत अंदर से विद इन सिस्टम भी आई थी, तो उन्होंने उनको भी कहा, उन्होंने कहा पहले भी हमने ये जो रियासती इदारों पे हमले हैं रोके हैं, और अब भी बार बार रोकेंगे, और किसी सूरत अगर कोई शख्स समझता है कि वो आएगा और आके जो है वो कब्ज़ा करेगा, और यहाँ पे मतलब बहुत सख्त उनके अल्फाज थे, और लेकिन नाम नहीं लिया उन्होंने ट्रंप का पूरी तकरीर में। और फिर उसके बाद और मैंने कहा कि ये गालिबन उनकी सबसे ज़्यादा, बल्कि आप समझ लें कि कई सालों के बाद शायद प्रेसिडेंट बाइडेन की इतनी ज़बरदस्त तकरीर सुनने को मिली है, जो यानी उन्होंने नहीं की अभी तक इस तरह की तकरीर, और एक तरह से ऐसे लग रहा था जैसे वो जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन का वो आगाज़ कर रहे हैं अपनी स्टेट ऑफ यूनियन खिताब से। और स्टेट ऑफ यूनियन खिताब के अंदर जो है वो, लेकिन ये तो हो गया ना उनकी तकरीर, और ये हो गया उनका अंदाज़ जारहाना, बहुत जारहाना अंदाज़। और उन्होंने जो है वो जब तकरीर कर रहे थे तो बहुत उनकी पार्टी के लोग बहुत क्लैपिंग और दोबारा बाइडन और ये वो नारे वारे जैसे लगते हैं। और ज़ाहिर है जो पीछे स्पीकर थे हाउस के, वो चूँकि रिपब्लिकन है तो वो ज़रा थोड़ा सा उनके एक्सप्रेशंस वगैरह देखने के लायक थे, कि वो बहुत ज़्यादा इजी नहीं थे, कि ये जो प्रेसिडेंट है इसने तो मतलब तवक्को ये हो रही थी कि वो गलती करेगा, कोई भूल जाएगा बात जैसे वो करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल उनकी तकरीर जो है बड़ी पुरएतमाद थी। लेकिन ये है कि उसमें सब्सटेंस जो खारजा पॉलिसी के हवाले से, ज़ाहिर है कि उनकी मुल्की मईशत के हवाले से उन्होंने बात की, आगे पीछे बात की, लेकिन जो दो उन्होंने खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की, उन्होंने पहली बात तो यूक्रेन के हवाले से उन्होंने बात की, उन्होंने रिपब्लिकन्स के ऊपर मलबा डाला कि आप यूक्रेन की जो हम मदद करना चाहते हैं, आप उस बिल की रास्ते में रुकावट हैं, और उसके नतीजे में यूक्रेन जो है वो हार जाएगा, और प्यूटिन जो है वो अगर वो हारता है तो प्यूटिन रशिया आगे बढ़ेगा, वो जो रवायती बात है। ये जो उनकी गुफ्तगू थी, ये जो 2 साल पहले की उनकी स्टेट ऑफ यूनियन जो 6 दिन आगे पीछे उन्होंने जो खिताब किया था 2022 में, तो उस वक्त उनका ये खिताब था कि चंद दिनों का खेल है और ये प्यूटिन जो है ये अभी गया तो गया। तो जब वो तकरीर हो रही थी तो तमाम हाउस खड़ा हो गया था, और तमाम हाउस ने वह क्लैप किया था, और ज़बरदस्त किस्म के। लेकिन कल जब वो ये बात कर रहे थे कि भाई हम यहाँ पे जो है वो प्यूटिन चंद दिनों का मेहमान है और हम जंग जीत जाएंगे, वो तमाम लोग जो हैं वो खामोशी से बस अपना सर पकड़ के बैठे हुए थे और देख रहे थे कि ये क्या बात हो रही है इस वक्त, ठीक है, क्योंकि वहाँ उस महाज पे, यूक्रेन के महाज पे तो वो कुछ हासिल नहीं हुआ जो हासिल होना था। और सवाई इसके एक बड़ी अचीवमेंट ये हुई है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्वीडन के, उस स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है। ये अगर हम 12th स्लाइड दिखा सकें तो स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है उल्फ क्रिस्टरोन की, उनकी मुलाकात हुई है सेक्रेटरी ब्लिंकन से। ये बड़ा एक तारीखी वाक़या है। 12th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, और वो उनसे उन्होंने नेटो की जो मेंबरशिप है उसके उन्होंने एक प्रॉपर एक आप समझेंगे एक वो कागज़ है, लेकिन उसके ऊपर एक ख़ास किस्म का एक जो है वो उसको लिफाफा कह दें, उसको डब्बा कह दें, उसको जो भी कहें, उसके अंदर वो नेटो की जो दस्तावेज़ात हैं वो ख़ास अंदाज में उन्होंने वो, या फाइल कवर कह दें, जो भी उसको नाम दें, तो वो जो है उसको उनको पेश की, और वो जो है वो नेटो की मेंबरशिप है। तो ये एक अचीवमेंट हुई। और इससे पहले जो है फिनलैंड की भी हो, जो फिनलैंड का डायरेक्ट बॉर्डर है बहुत बड़ा, स्वीडन का डायरेक्ट बॉर्डर नहीं लगता, लेकिन ये कि नेटो की मेंबरशिप हो गई। तो 32वां रुकन जो है वो नेटो बन गया। स्वीडन 32वां रुकन बन गया नेटो का, 32
कंट्रीज़ हो गए अब स्वीडन में, उसमें नेटो में, स्वीडन को मिला के। अच्छा, लेकिन इशू ये है कि अब ये उस वक्त हो रहा है सारा जब, तो एक तो यूक्रेन के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने जोर दिया, उन्होंने कहा कि, और एक तरह से उनकी जो तकरीर थी वो यूरोप के लिए भी मैसेज था कि भाई मैं अगर होता हूँ तो नेटो मजबूत होगा, हम साथ चलेंगे, मगरबी जो ममालिक हैं, बरतानिया भी और बाकी जो इत्तेहादी हैं उनके साथ चलेंगे। और उन्होंने एक तरह से फिर उन्होंने कहा कि मुझसे पहले जो आदमी था वो चाहता है कि ये सारी दुनिया में अमेरिका की जो पोजीशन है वो तितर बितर हो जाए, ताल्लुकात ख़राब हो जाए। तो उन्होंने कई दफ़ा जो है वो नाम लिया कि मुझसे पहले वाला आदमी, ठीक है, और उन्होंने जो है वो वहाँ पे ट्रंप का नाम नहीं लिया। और ट्रंप ने जो बाद में इस तकरीर को इंतहाई मायूस कुन करार दिया, जो ज़ाहिर दे नहीं था, उन्होंने कहा इसमें कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं था तकरीर में। और अभी थोड़े दिन के बाद में ज़रा सामने आऊँगा तो फिर दो दो हाथ होंगे। सदारती मुहिम जो है वो वहाँ पे जब अखाड़ा लगेगा, मैदान लगेगा, तो देखते हैं दोनों पहलवान किस तरह उतरते हैं, ठीक है ना। तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा प्रॉपर अखाड़े में, बाइडन बमुकाबला ट्रंप। अच्छा, लेकिन दूसरी जो मायूसकुन बात है वो दूसरी, यानी ये दोनों जंगें जो हैं, एक तो जंग एक जाहिरियत है, दूसरी जाहिरियत को वो छोड़ के जा रहे हैं और उसका कोई सर पैर नहीं है, और वो ये कि वो जो गज़ा में जाहिरियत है। और हमास का डेलीगेशन चला गया, और हमास का डेलीगेशन चला गया वहाँ से, और वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते आएंगे हम, हमास के डेलीगेशन कह रहे हैं तो अगले हफ्ते आएंगे, तो रमज़ान शुरू हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये है कि वो प्रेसिडेंट बाइडन और वो सारा जो पेरिस से कट था, CIA चीफ मेरे ख्याल से इधर ही मशरिक़ वस्ता में ही कहीं है, मिस्र में या कतर में या इन्हीं मुल्कों में कहीं घूम रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये जंग बंदी हो जाए। लेकिन अगर जंग बंदी नहीं होती और जंग जारी रहती है रमज़ान के दौरान, तो फिर ये बड़ी खूनरेज़ी होगी, बड़ी खूनरेज़ी के इम्कानात हैं, ख़ास तौर पे मस्जिद अक्सा के हवाले से। अच्छा, ये एक अजीब व गरीब सी बात जो है, ये कहते हैं कि जी गज़ा के मुक़द्दस मकामात, भाई मुक़द्दस मकामात गज़ा में नहीं हैं। ये बार बार ये हमारे मगरबी अकाबरीन ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद अक्सा जो है ये तो वेस्ट बैंक में, ये तो यरूशलेम में है, तो ये बार बार के गज़ा में जो है वो, मतलब ये ख़ुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं कई दफ़ा बात करते हुए। अब मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये मस्जिद अक्सा को गज़ा में उसके जो जगह है वो गज़ा में बयान कर देते हैं बहरहाल, और यरूशलेम को भी कभी कभी ये कंफ्यूज होकर वो गज़ा में ले जाते हैं। तो बहरहाल मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि इतना कई दफ़ा कन्फ्यूजन होता है कि समझ में नहीं आता कि क्या बात कर रहे हैं ये। तो उसके बाद जो है वो, क्योंकि जाहिर है कि वो एक मतलब फिलबदी भी बात कर देते हैं, लेकिन वो गलत बात कर देते हैं, तो मैं उसको रिपीट नहीं करना चाह बहरहाल। अच्छा, अब ये है कि वो जंग बंदी जो है वो तो नहीं हो सकी। अच्छा, जंग बंदी नहीं हो सकी, लेकिन उसके साथ ही प्रेसिडेंट बाइडन ने एक और ऐलान किया। अच्छा, वो ऐलान भी समझ से बाहर है। वो उन्होंने ऐलान किया कि जी हम गज़ा के जो साहिल हैं उन साहिलों पे एक आर्जी बंदरगाह बनाएंगे। ये जो जैसे नॉर्मंडी के ज़माने में जंग अजीम के दौर में वहाँ पे उतरते थे, उसी तरह से कोई लग रही है कोई, वो एक आर्जी बंदरगाह बनेगी। और उस आर्जी बंदरगाह पे जो है वो जहाज़ आया करेंगे, समुद्री जहाज़ वो आया करेंगे साइप्रस से, कब्रस से, और इमदाद लेकर आया करेंगे। अच्छा, इसके फ़ौरन बाद जो है वो ये एक स्टेटमेंट आई है, और इस स्टेटमेंट में यूरोपीय यूनियन जो है वो भी साथ है। और ये 28 स्लाइड अगर हम दिखाएं तो यूरोपीय यूनियन, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस, UAE, यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम, इन सब ने इंडोर्स किया है इस फैसले को कि एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनना चाहिए गज़ा तक आने के लिए, यानी समुद्री रास्ता बनना चाहिए। अच्छा जी, अब समुद्री रास्ता तो बनना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि इसमें इससे ज़्यादा कोई अजीब व गरीब किस्म की बात नहीं है कि जी समुद्री रास्ते से गज़ा तक एक बंदरगाह बनेगी। पहले गज़ा में एक बंदरगाह बनेगी, उस बंदरगाह में साइप्रस से सामान आया करेगा। ओ भाइयों, ये रफ़ा की सरहद आपसे खुल नहीं रही, ठीक है, आपसे बाकी बॉर्डर्स इमदाद के, और वो कब बनेगी? वो यहाँ पे इंसानी जानें जा रही हैं,
अभी वो तामीर होगी बंदरगाह, फिर अच्छा वो बंदरगाह जो है वो इसराइल तो ये जो एयर ड्रॉपिंग जो कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहा है और बाकी मुल्क भी कर रहे हैं, तो अपनी फ़ज़ाई हदूद से जाने से पहले वो नाम मांगते हैं इसराइल वाले कि जी ये ऊपर जहाज़ जा रहे हैं, तो ज़रा हमें लोग कौन से हैं, रज़ाकार कौन से हैं, ये कौन से, वो कौन से। तो ये जो आपने गज़ा में अभी वो फ़लस्तीन तो आज़ाद नहीं हुआ ना, वो तो इसराइल की इसराइली जहरियत है, वहाँ पे इसराइली फ़ौजें मौजूद हैं। तो आप जब वहाँ पर ही सामान पहुँचाएंगे तो आपने इसराइल से परमिशन ले ली है कि हम यहाँ पे बंदरगाह तामीर करने जा रहे हैं, या उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा? अच्छा, साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि यूएस बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं होंगे, यानी हम जो जहाज़ से सामान रखे तो वहाँ से निकल जाया करेंगे। भाई वहाँ से ट्रक ट्रक हैं, लूट मार है, वहाँ पे भगदड़ मचेगी। पहले से पहले लोग वहाँ सामान लेने जमा हुए थे। इसराइल ने वो 110 या 20 लोग शहीद कर दिए थे वहाँ पे, या 140 शायद। तो बात सारी ये है कि ये तो अजीबो गरीब किस्म का आइडिया है कि बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं होंगे, आपके होने भी नहीं चाहिए, और आप एक बंदरगाह बना रहे हैं सारे, और वहाँ पे आप सामान उतार के फेंक के चले जाएंगे। तो वो सामान जो है वो उस बंदरगाह से उठाएगा, ट्रक कहाँ से आएंगे, उनके ड्राइवर्स कौन से होंगे, उनको सिक्योरिटी कौन देगा? और ये सारी की सारी के गज़ा की आबादी के साहिल पे रहती है। वो बाकी जो पट्टी है दूर तक जहाँ कहीं अस्पताल हैं, ज़ख्मी पड़े हैं, घर हैं, वो मतलब है कि वो उनको फिर इसराइल की फ़ौज आके देखेगी। वो इसराइल की फ़ौज तो गज़ा के अंदर घुसी हुई है, वो तो खान यूनस में भी है, वो तो रफ़ा में भी है, वो तो गज़ा सिटी में भी है, वो तो हर जगह घुसी हुई इसराइल की फ़ौज। तो पहले तो आप इसराइल की फ़ौज को बाहर निकालें, पहले तो आप जंगबंदी करवाएं। आप बजाय इसके कि जंगबंदी करवा के उनको बाहर निकाल के, यानी आप जरा तसव्वुर करें कि वो से सामान आना शुरू हो जाएगा, और भाई ऊपर से जहरियत हो रही है, ऊपर जो बॉम्बिंग हो रही है उनके ऊपर, जंगबंदी हो नहीं रही, और अब एक कॉरिडोर समंदर का बनेगा, वो ट्रक की बत्ती लंबो वहाँ से आएगा, वो उधर से। अच्छा मतलब यानी जो इजिप्ट से सामान आ रहा है वो नहीं खुलवा पा रहे, ठीक है, वो इसराइल कह रहा है कि हम चेक करेंगे, हम चेक नहीं करेंगे। यहाँ से इजिप्ट से जो ज़मीनी रास्ता, तरीका यही होता है दुनिया में इमदाद का, जो अगर आपके बॉर्डर्स हैं, लैंड बॉर्डर्स, और लोगों को मदद चाहिए, तो तरीका क्या है कि वो जो ट्रक खड़े हुए हैं आप उन ट्रकों को जाने दें गज़ा के अंदर। अब आपने अजीब एक ट्रक की बत्ती बने, एक बंदरगाह बनेगी गज़ा के साहिलों पे, कब बने, कैसे, कौन बनाएगा? भाई आपने बूट्स ऑन ग्राउंड अगर नहीं करने तो वो वहां पे कि गज़ा के जख्मी लोग बंदरगाह आप ही के लोग बनाएंगे ना आके, तो किससे परमिशन लेंगे वो? ये एक अजीबो गरीब किस्म की बात इन्होंने की है। वो कब बनेगी, कैसे बनेगी, उसकी जिम्मेदारी, उसको कंट्रोल कौन करेगा उस बंदरगाह को? क्या फ़लस्तीनी करेंगे या इसराइली करेंगे? उस पर सामान जो उतरा करेगा, इसराइल वाले तो कहते हैं यूनाइटेड नेशंस के का सामान अंदर जाता है तो उसमें भी असला होता है, तो आपका जो सामान वहाँ से आएगा तो उसको इसराइल चेक करेगा, उसको कस्टम कौन सा हो? मतलब एक इतना अजब एक इन्होंने पेश किया है प्लान, जो कि पॉसिबल क्या, वो बिल्कुल आप समझे ना कि एक काम नहीं हो रहा, एक कत्लेआम हो रहा है, एक जाहिरियत हो रही है, और उस बजाय इसकी कि जंगबंदी हो, बजाय इसके कि मुआहदे पे अमल हो, ये जनाब हम एक मैरीटाइम कॉरिडोर निकालेंगे बीच में से, और कॉरिडोर से जहाज आया करेंगे, वो जो सामान साइप्रस उतरा करेगा, साइप्रस से इधर आया करेगा, इधर। तो ये इतनी मायूस कुन बात है कि इसके ऊपर तकरीबन तमाम दुनिया और तमाम जो इमदादी टीमें हैं और तमाम जो इस पे ममालिक की तरफ से इसके ऊपर हैरत का इजहार हुआ है कि ये प्रेसिडेंट बाइडन ने और बाकी मुल्क ये क्या बात कर रहे हैं। ये तो इन्होंने तो जंगबंदी करवानी थी, अभी जंगबंदी। अच्छा, फिर उसके बाद साथ ही क्या बयान दिया, हमें उम्मीद है कि ये जो इमदाद हम देंगे इसमें इसराइल भी ताउन करेगा। तो इसराइल ने कहा हम ताउन करेंगे, इसका मतलब है कि वो इसराइल वहाँ पे बंदरगाह, मतलब ये इतना इतना ये जो गज़ा का बॉर्डर है जो इसराइल के साथ, जो मिस्र के साथ लगता है, यहाँ भी इसराइल बैठा हुआ है। जो बाकी उनकी जो, अगर शुमाल में गज़ा की पट्टी पे चले जाए, जो वहाँ जो क्रॉस जो इसराइल की जितने जितने बॉर्डर्स हैं वहाँ तो इसराइल बैठा हुआ है, फ़लस्तीनियों के हाथ में थोड़ी दी सिक्योरिटी। तो ये पूरी बंदरगाह आपके ख्याल से वो सिक्योरिटी को उनको तो फ़लस्तीनियों को हमास को दे देंगे? तो ये एक ऐसी अजीब व गरीब इन्होंने ट्रक की बत्ती उस तकरीर में है कि जो कि और कब बनेगी, कब जहाज चलेंगे, वो कहाँ उतरेंगे, वो जो बंदरगाह है, क्या वो बंदरगाह वहाँ पे कोई प्रॉपर पोर्ट है या वो तो साहिल है, वहाँ कब जहाज? ये इन्होंने जो है ना एक बहुत ही अजब सी बात की है, ये जब आएगा, जब जहाज आने शुरू होंगे और उसमें सामान लाद के, और क्या होगा तरीका, ये शुरू होगा तो हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन असल जो बात थी वो ये थी कि जाहिलियत ख़त्म हो, इसी दौरान लोग शहीद होते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, बीमारियां फैल रही हैं, रमज़ान शुरू हो रहा है। तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है
कि पूरी दुनिया जो है इस वक्त ये जंग रोकने में और ये जंग भी नहीं, ये इस जुल्म को रोकने में नाकाम हो गई है रमज़ान से पहले। और अब सारे खामोश हो गए हैं क्योंकि इस वो तवक्को ही अरब ममालिक भी और यूरोप के मुल्क भी और इसमें पाकिस्तान भी और चाइना, रशिया, टर्की, सारे मुल्क की तवक्को कर रहे थे कि भाई पेरिस एकॉर्ड जो है इसके मुताबिक 2 रियासती हल की तरफ दुनिया जाएगी। अब जनाब इसमें वो बैठे रह गए, सारे मुल्क, अमेरिकन भी बैठे हुए थे कायरा में, अमेरिकन भी बैठे हुए हैं, कतर भी बैठा हुआ है, इजिप्ट भी बैठा हुआ, पूरी दुनिया बैठी हुई है, इसराइल नहीं आया हमें वो जो लिस्ट दें आगे पीछे करके। तो ये मेरा ख्याल है कि मामला ऐसा है जो कि अगर तो इन्होंने रमज़ान से पहले इसको जंग बंदी करवा दी तो ये बहुत मुनासिब, वरना ये कि ये कशीदगी बहुत बढ़ेगी रमज़ान से पहले। और अब ऑलरेडी चूंकि डेड एंड आ गया है ना सारा, बिल्कुल एक तरह से आप समझें कि बिल्कुल खामोशी छा गई है कि भाई जंग बंदी होनी है नहीं होनी। वो जो कतर को फ़ोन करके बार बार इमीडिएट सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर, इमीडिएट सीज़ फायर, वो सीज़ फायर सारी हवा में चला गया और वो तकरीर में जिक्र ही नहीं है। तकरीर में जिक्र ये है कि हम यहाँ पे इमदाद करेंगे और एक मैरीटाइम कॉरिडोर बनाएंगे, ठीक है, गज़ा के अंदर खाने पीने का सामान पहुँचाने के लिए। यानी उसमें तकरीर में ये लफ्ज़ ही नहीं है सीज़ फायर का, ना उसमें ह्यूमैनिटेरियन पॉज का लफ्ज़ भी नहीं है, बस ये है कि गज़ा के लोगों के साथ। और इस पर देखेंगे उनकी अपनी पार्टी डेमोक्रेट्स के अंदर जो है, सदर बाइडन को ये ख्याल रखना चाहिए कि डेमोक्रेट्स के अंदर बहुत सख्त रिजाइनमेंट है, बहुत रिजाइनमेंट है डेमोक्रेट्स के अंदर कि ये गज़ा में क्या हो रहा है। उनके कई लोग मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, कई लोग ख़त लिख चुके हैं सेक्रेटरी ब्लिंकन को। आने वाले दिनों में ये अगर 1 या 2 दिन के बाद अब देखते हैं कि वहाँ से, और यहाँ पे फिर उसके बाद उन्होंने लेबनान को रोका, लेबनान में गए, वो इमाम होस्टिन बड़े, उनका भी यानी वो भी बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे थे कि ऊपर नॉर्थ की तरफ जंग ना बढ़े। अमेरिकन से कूदे हुए थे ना बीच में, सेक्रेटरी ब्लिंकन बात करके गए MBS के साथ, जॉर्डन्स के साथ, बाकी लोगों के साथ, कि बस हुआ से हुआ। और अमीर कतर से फ़ोन पे दरख्वास्त की कि भाई आप इसको बराए करम सीज़ फायर करवाएं। अमीर कतर वो जो उनके हैं और जो उनके वज़ीर आज़म है वो तो अलग हो गए थे, नेतन्याहू ने बकबक शुरू कर दी थी करना। लेकिन अब यह है कि अब अगर जंगबंदी नहीं होती तो ये अमेरिका के ऊपर जो है, अमेरिका किस तरह उसको आगे लेके चलता है और दुनिया का क्या रिएक्शन होता है उसके ऊपर, ये देखना है। तो उनका इत्मीनान अपनी जगह, लेकिन सब्सटेंस अपनी जगह कि यूक्रेन में क्या हुआ और मशरिक़ वस्ता में या मगरबी एशिया में क्या हुआ और क्या होने जा रहा है, ठीक है। मतलब हुती से क्या करना है आपने हिजबुल्लाह का क्या वहाँ पे, और सीरिया और इराक़ और बाकी इस्लामी मुल्क और OIC और ये तो, और टर्की और पाकिस्तान और बाकी दुनिया पूरी। आपको पता है ये जो वाक़या हुआ है तो इंडिया ने भी मज़म्मत की थी बड़ी शदीद, ये जो एड वर्कर्स के ऊपर जो अटैक हुआ था, इंडिया की तरफ से बड़ा सख्त कंडेमनेशन हुई थी। सारी दुनिया इस वक्त जो है इंसानियत की, सियासत अपनी जगह में, इंसानियत के मामले में तो पूरी दुनिया एक तरफ है। अब इशू ये है कि ये, और पाकिस्तान का स्टांस यहाँ पे अब ये है कि ये एक मसला यहाँ पे ख़राब होने जा रहा है। प्रेसिडेंट बाइडन के मुकम्मल तौर पे पूरे एतमाद होके और एक ज़बरदस्त किस्म की तकरीर करने से ये मामला हल नहीं होते। इस मामले को उनको हल करना होगा। अभी काफ़ी देर है उनके इलेक्शन में, अगले 8 महीने जो हैं वो उनके लिए ये जंगें जो हैं ये अजाब बन जाएंगी अगर उन्होंने फौरी तौर पे इसमें इंटरवीन नहीं किया। और ये दुनिया को बार बार कहना कि नेतन्याहू मेरी बात नहीं सुन रहा, नेतन्याहू मुझसे नाराज़ है, नेतन्याहू ये है, नेतन्याहू वो है। वो बेनी गांस को घुमाया पूरा, वो UK गया सर, वो अपना डेविड कैमरॉन ने उसके थ्रू मैसेज भेजा, लेकिन मैसेज वैसे भेजने की बात नहीं है, बात ये है कि जंग बंदी करवाएं। अच्छा, और इसमें ज़ाहिर है कि जो यूरोप के मुल्क हैं और अमेरिकन हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे कि यूक्रेन की मदद की जाए, लेकिन उनको तो ये कंसर्न है ना कि ये अमेरिका में, भाई अमेरिका इसको अपनी जंग नहीं समझ रहा, अमेरिकन में वो अब ख़त्म हो गई ये चीज़ कि यूक्रेन की जंग से हमारा क्या ताल्लुक है भाई। मतलब उसमें हमारे पास यहाँ बेरोज़गारी हो रही है, हमारे आप कई अमरीकी रियासतों में चले जाएँ तो वहाँ अमरीकी रियासतों में आपको अच्छी खासी गुर्बत, लोग सड़कों पर सोते हुए नज़र आएंगे। वो नहीं है अमेरिका के, आप सिर्फ इवन न्यूयॉर्क के अंदर भी आप कुछ इलाकों में चले जाएं साइट पे तो आपको सड़कों पे लोग सोते नज़र आएंगे जो होमलेस हैं। तो बात यह है कि एक वहाँ पे भी पूरी दुनिया के अंदर रिसेशन है, माशी प्रॉब्लम्स पूरी दुनिया में। अब हो कि यूक्रेन की इतनी मदद, यूक्रेन को इतने अरब, यूक्रेन को ये, यूक्रेन को, तो लोग अपने मुल्क तो वोट तो सदर बाइडन ने अमरीकी ही लेने ना, वोट तो उन्होंने यूक्रेनियन से नहीं लेने या यूरोपियन से नहीं लेने, वोट तो अमेरिकन से लें। तो अमेरिकन के इश्यूज़ के ऊपर बात करनी है तो यहाँ पे अब ट्रम्प कूदेंगे बीच में। और ये बड़े अफसोसनाक बात है कि ये कॉरिडोर की तरफ चले गए, बंदरगाह बनाने निकल पड़े, पहले इनको जंगबंदी करवानी थी और जहरीत को रोकना था। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये तो ये मामला अपनी जगह रुका हुआ है,
कि प्रेसिडेंट बाइडेन की तकरीर बड़ी ज़बरदस्त थी, वो कॉन्फिडेंट थे, उनके डेमोक्रेट्स बड़े खुश हो गए, बड़ी तालियां बजाई उन्होंने, सब कुछ हुआ। लेकिन बात यह है कि ये दो बड़े फॉरेन पॉलिसी इश्यूज जो हैं ये आने वाले दिनों में, अगर, क्योंकि ये देखें लोग भूल जाते हैं फॉरेन पॉलिसी इशू को, लोग भूल जाते हैं। मतलब अफगानिस्तान में जंग चल रही है, कई साल चलती रही वो, लेकिन इस जंग में, ये इस जाहिरियत में, इवन यूक्रेन के अंदर कोई लोगों का इशू नहीं था। जो गजा में जाहिरियत हो रही है उसमें लाखों लोग सड़कों पे हैं, और एक अमेरिकी फौजी ने अपने आप को आग लगा ली है पेंटागन, इसराइली एम्बेसी के सामने। इस जंग को लोग किसी और अंदाज में देख रहे हैं, मगरिब के और अमेरिका के भी। तो इसको, इस जाहिरियत को रुकवाना जरूरी है, ठीक है ना। अफगानिस्तान की जंग का अमेरिकन प्रेसिडेंट पे क्या असर हुआ, क्या नहीं हुआ, बुश के ऊपर, ओबामा पे, वो सूरत डिफरेंट रही है। ये जो जाहिरियत हो रही है ना, ये इवन यूक्रेन इतना असरअंदाज शायद ना हो, लेकिन ये तो वहां के लोग सड़कों पे हैं इस वक्त, और आने वाले दिनों में, और अमेरिकन हैं, और यूरोप निकला हुआ है। बात यह है कि इसमें तो ये, और उनके लोग रिजाइन कर रहे हैं इसके ऊपर, और खत लिख रहे हैं ब्लिंकन को। और मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब, विक्टोरिया न्यूलैंड उधर यूक्रेन पे रिजाइन कर गई तो क्या फर्क पड़ेगा उससे। इशू ये है सारा कि ये एक बड़ी बदकिस्मती है पूरी दुनिया की। इसके ऊपर ओआईसी के साथ भी गलत बात की गई, इस पे अरब ममालिक से भी गलत बात की गई, इस पे चाइना से भी गलत बात की गई, इस पे लेबनान से भी गलत बात की गई, इस पे इस तरह। नेतन्याहू में आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि नेतन्याहू जो है वो प्रेसिडेंट बाइडेन की बात नहीं सुन रहे, बाइडेन नाराज़ हैं, बाइडेन का फ़ोन नहीं उठा रहे, बाइडेन ने ये कर दिया, बाइडेन ने वो कर दिया। भाई नेतन्याहू से कहो कि जाहिरियत बंद करे और उसके बाद जो है वहाँ पे मदद खोले। वो कहाँ, वो पूरा का पूरा आगे तक कि जी 2 रियासतें होंगी और उसमें इस तरह से होगा, वो रिज़ाइन भी कर गए। वो पूरी फ़लस्तीनी अथॉरिटी रिज़ाइन भी, उनकी तरफ से हर चीज़ पूरी हो रही है, फ़लस्तीनी अथॉरिटी रिज़ाइन कर गई सब। तो ये इस मरहले पे जाके एक बंदरगाह बनाएंगे, बंदरगाह पे जहाज़ आया करेंगे, और जहाज़ आके क्या किया करेंगे, क्या फौजी, अच्छा फौजी नहीं उतरेंगे अमेरिका, तो कौन फिर, मतलब एक अजीब व गरीब सी, यानी इसराइल के हवाले करेंगे ना आके, तो इसराइल की फौज के हवाले कर देंगे कि वो जिसको, मतलब किसी को खाना देना, किसी को खाना खिलाना है तो खाना खिलाओ, गोली खिलानी तो गोली दो, मारो उसको। तो ये मेरा ख्याल है कि इतना गलत है। मदद का जाना बहुत अच्छा है, लेकिन जंग बंदी का ना होना और जाहिरियत का ना रुकना, मेरा ख्याल है कि ये प्रेसिडेंट बाइडेन की आने वाले दिनों की जो हिकमत अमली है उसका सबसे बड़ा चैलेंज, यूक्रेन का चैलेंज ही सबसे बड़ा होगा, और ये भी चैलेंज सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें हुतीज, बाकी मुल्क आगे पीछे दाएं बाएं फिर वो जाहिरियत की तरफ जाएंगे दोबारा, और ये संभालना उनके लिए मुश्किल होगा अगर उन्होंने नेतन्याहू को इमीडिएट सीज फायर, ये लफ्ज़ इनके स्टेट डिपार्टमेंट व्हाइट हाउस के इलामे में आता रहा, इमीडिएट सीज फायर की तरफ अगर वो नहीं लेके गए तो। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब, आप ये कहते हैं काबीना की तश्कील के हवाले से, तो काबीना की तश्कील जो है 10 और 11 को 10 और 11 को तवक्को है कि काबीना तश्कील पा जाएगी, और फिर उसके बाद एक हुकूमत का जो खाका है वो हमारे सामने आएगा। लेकिन इस दौरान इलेक्शन ट्रिब्यूनल, अदालतों में चैलेंज, पेपर्स आगे पीछे, एहतजाज असेंबली के अंदर, ये सारा होता रहेगा। और मतलब है कि वही 47, 45 के सिलसिले सारे चलते रहेंगे। लेकिन उसमें जो मजमूई तौर पे मेरा ख्याल है कि वो जो डिस्टेबलाइजेशन वाला सिलसिला नहीं होगा, वो पॉलिटिकल सारा चलता रहेगा, अदालतें, फैसले, इम्प्लीमेंटेशन, ये वो सारा, क्योंकि इश्यूज हमारे वही सिक्योरिटी, फाइनेंस, इकॉनमी और साथ उसके फॉरेन पॉलिसी, और नतीजे में जो IMF के साथ मामलात हो रहे हैं उसके नतीजे में बहुत ज़्यादा सोशल अनरेस्ट पैदा ना हो, ठीक है। जो भी उनकी शराइत हम मंजूर करने जा रहे हैं उसके नतीजे में सोशल अनरेस्ट पैदा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये तो क्योंकि ये जो पूरा अगले चंद महीने हैं ये पूरी दुनिया में यानी जंगों में है, और एक होता है ना कि अचानक आपको पता चला कि जी बहरमर में कुछ हो गया, पता चला कि जी वो किसी और मुल्क में कुछ हो गया, कहीं हो गया, लोग टेंस, वो कशीदा सूरत हाल अचानक डेवलप हो जाती है किसी। देखें ये कोविड के बाद से कितनी झड़पें हुई हैं। अभी तो हम सूडान पे बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम वो कू बेल्ट के ऊपर बात ही नहीं कर रहे, अफ्रीका में जो हुकूमतें गिरी हैं, बनी हैं, अभी तो लीबिया पे नहीं बात कर रहे, हालांकि वहाँ इंतहाई कशीदगी है, सूडान में ख़ास तौर पे। लेकिन यह है कि ये जो 2 फ्लैश पॉइंट्स हैं इस वक्त, जो गज़ा और बहर हमर भी है, और यूक्रेन और यूरोप, और उसके नतीजे में फिर वो टर्की और फिर ब्लैक सी, और फिर पूरा वो चेन रिएक्शन चलता है।
लेकिन एक मामला और ऐसा है जिसके ऊपर मैं अच्छा, ज़ेलेंस्की जो है वो आज तुर्की पहुंचे हैं। वो टर्की में हैं और उनकी जो ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं जी। उनकी मुलाकात हो रही है तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगन से। टर्की का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस पूरे मामले में, क्योंकि टर्की ने ही ये गंदम की जो तरसील का माहिदा था अक़वाम मुत्तहिदा दरमियान में टर्की ही पड़ा था। दूसरी जो बात है वो ये है कि एक वाक़या ऐसा है जो अच्छा, ये चाइना ज़रा इस वक्त काफ़ी फ़ाल है यूक्रेन के मामले पे। अभी चाइना इधर मशरिक़ वस्ता में भी चाइना आएगा, लेकिन मैं दो सिर्फ प्रेस स्टेटमेंट्स देख रहा था, उनकी जो प्रेस रिलीज़ हैं। एक तो मैं ये देख रहा था कि जो उनके नुमाइंदा खुसूसी हैं चाइना के, जो ली हुए, ठीक है ना, वो यूरोप से तो आ गए हैं, मॉस्को गए थे, उसके बाद वहाँ गए, उसके बाद 30 स्लाइड है, स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट ऑन यूरेशियन अफेयर्स ली हुए विजिट्स यूक्रेन। अच्छा, अब वो यूक्रेन में हैं, मॉस्को वो जा चुके हैं पहले, और वो मॉस्को जा चुके हैं, वो ब्रसल्स जा चुके हैं। सबसे पहले मॉस्को गए थे, मॉस्को ब्रसल्स ये सारा करके अब वो यूक्रेन गए हैं, यूक्रेन में है, और यूक्रेन के बाद यकीनन वो वापस जाएंगे। तो ये चाइना की एक प्रेस स्टेटमेंट जो उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। लेकिन जो दूसरी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है जो उनके फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट है, जो 29 है स्लाइड, वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स चाइना। अच्छा, वो वांग यी जो है वो ये कह रहे हैं यूक्रेन क्राइसिस विद अर्लियर द टॉक्स स्टार्ट द सूनर पीस विल अराइव। अच्छा, ये कल शाम को उन्होंने इशू किया। वो ये इसका मतलब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जितनी जल्दी चाइना जो है उसका एक हमेशा पीस टॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, और शी जिनपिंग ने जो है ये बात की है रशिया और यूक्रेन दोनों के लीडर्स के साथ, और अपना पोजीशन पेपर भी इसके ऊपर बनाया है। तो जितनी जल्दी हम पीस टॉक्स के ऊपर जाएंगे मसला उतना आसान होगा हल करना, वरना फिर मामला जो है। तो ये इस वक्त उनका स्टेटमेंट आया है जो उन्होंने बात की है उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं चाइना के। अच्छा, ये तो यूक्रेन में ज़ाहिर है चाइना रोल प्ले करता है, अरब ममालिक करते हैं, अफ्रीकन यूनियन करती, बहुत से लोग हैं जो इसको चाह रहे हैं कि ठंडा, और इसको अमेरिका से हट गया। अमेरिका ने जंग छेड़ दी, उसको यहाँ रोकना भी तो है ना कि ये मामला ख़राब ना हो। ग्रीक प्रेसिडेंट साथ जा रहे थे ज़ेलेंस्की के वॉक करते हुए, सर के वो करीब आके मिसाइल गिरा था रशिया का, वो बच गया बाल बाल। तो इस तरह की सूरत हाल वहाँ पे यूक्रेन में बनी हुई है इस वक्त। अच्छा, लेकिन मैं दूसरी जो बात है, और मुझे डर है कि ये यहाँ पे अगर ये जंगबंदी ना हुई तो ये मामला दोबारा आग भड़क उठेगी मशरिक़ वस्ता में, और कई ममालिक जो हैं उसकी जद में आ सकते हैं। जंगबंदी करवाना ज़रूरी है फौरी तौर पे। अच्छा, दूसरी जो बात है वो थोड़ी सी इंडिया और रशिया के हवाले से थोड़ी सी पेचीदा है। ये देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, इंसानी स्मगलिंग, ये पूरी दुनिया का मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। और ये मसला जो है, बल्कि ये मसला जो है ये सिर्फ जो यानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या अफ़गानिस्तान या इन मुल्कों से, या जहाँ पे जंगें हो रही हैं, ये जो मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं या आसियान, ये दूसरे मुल्क हैं, वहाँ का नहीं है। बल्कि अब तो ऐसे हो गया है कि जी वो ये अफ्रीका से कभी नहीं है। अब तो ये है कि ये कई एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी जो है वो गैर कानूनी तौर पे हो गए। जो यूक्रेन के बहुत बड़ी तादाद में जब से जंग छिड़ी है तो लोग यूरोप, वेस्टर्न यूरोप की तरफ जा रहे हैं। वेस्टर्न यूरोप उनको रोकने की कोशिश कर रहा है पूरी, कि भाई जिसको देखो वो फ्रांस पहुंचा हुआ है, जिसको देखो वो जर्मनी पहुंचा हुआ है, यूक्रेन के जो रेफ्यूजीज हैं। लेकिन ये जो तो ह्यूमन स्मगलर्स तो काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत बड़े बड़े गैंग्स पकड़े जाते हैं यहाँ से। लेकिन इंडिया से एक अजीब वाक़या सामने आया है, और वो ये वाक़या सामने आया है कि उनके जो कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने वहाँ से जो रशियन आर्मी के लिए लड़ रहे थे, और पता ही चला है जनाब कि वो वहाँ पर उन्होंने अपने घरों को फ़ोन करके उन्होंने ये कहा कि जी हम यहाँ फंसे हुए हैं, हमको बचाया जाए। फिर उसके बाद ये ख़बरें उनकी मीडिया में आना शुरू हो गई, और ये काफ़ी दिनों से आ रही हैं। लेकिन आज चूँकि ये एक पीक पे पहुँची है ख़बर, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि मैं इसको मतलब ये रशिया की आर्मी में लोग कैसे थे, उनकी फ़ौज में कैसे थे लोग, ये सवाल है। ह्यूमन स्मगलर्स तो चले गए, उनकी अच्छा, तो मैं यहाँ से 17 स्लाइड से शुरू करता हूँ कि उनकी जो 20 इंडियंस जो हैं उन्होंने मदद की दरख्वास्त की है कि उनको आर्मी से छुड़वाया जाए। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रहा है इंडिया का। यानी एक्सटर्नल अफेयर्स
मिनिस्ट्री कह रही है कि 20 इंडियंस ने कहा है कि हमें रशियन आर्मी से छुड़ाया जाए। ये अभी 3 दिन पुरानी खबर है। अच्छा जी, फिर उसके बाद जो है वो 18वीं स्लाइड है, सेवरल इंडियन डिस्चार्ज फ्रॉम रशियन आर्मी। कई इंडियंस को छुड़ाने में हम कामयाब हो गए हैं रशियन आर्मी से। ये मतलब क्या जबरी भर्ती थी, क्या था? मतलब देखें, अगर ह्यूमन स्मगलर्स थे तो उन्होंने आर्मी में कैसे घुस गए? अच्छा चलें जी, फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर उसके बाद जो है वो सीबीआई ने वहाँ पे छापे मारे। जो 19 स्लाइड हिंदुस्तान टाइम्स में कोट कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली, सीबीआई ने छापे मारे ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क पे कि वो इंडियंस को रशिया यूक्रेन वॉर जोन में कैसे भेज रहे। ओ भाई, ये फौज में कैसे भर्ती हो गए थे गैर कानूनी? ये तो फौज के लोग तो एक उनका टेस्ट होते हैं, वो ये थोड़ी कि वो बावर्ची के वीज़े पे चले गए वहाँ जाके फौज में घुस गए। मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि ये कैसे हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स, सेकेंड इंडियन डाइज फाइटिंग फॉर रशियन आर्मी। ओ भाई, रशियन आर्मी, अच्छा, ही फैमिली सेज ही वाज डंप। ये कैसे हुआ? ये इसको मुझे देखते हैं अभी ये कैसे स्टोरी डेवलप करती है। मगर ये अजब स्टोरी है कि वो रशियन फौज में घुस गए और फौज में घुस के उनकी तरफ से लड़ रहे थे, और लड़ते लड़ते वो उधर से वो इंडिया कह रहा है हमारे बंदे दो, रशिया कह रहा है हम नहीं दे रहे, वो हमारे फौजी हैं। अजीब रौला पड़ा हुआ है। फिर हिंदुस्तान टाइम्स बता रहा है कि हु वाज मोहम्मद असफान, हैदराबाद मैन फोर्स टू फाइट यूक्रेन वॉर, किल्ड इन रशिया। ओ भाई, यूक्रेन वॉर लड़ने के लिए मजबूर उसको रशिया कर रहा था, जैसे कि फौज में तो फौज का यूनिफॉर्म है। तो ये भी बड़ी अजीब सी बात है। ये तो मुझे मतलब मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, ये चूंकि इंटरनेशनल लेवल पे स्टोरी चली गई है, इसको उनकी सीबीआई की तरफ से स्टेटमेंट भी आई है, लेकिन ह्यूमन स्मगलिंग तो समझ में आती है। ह्यूमन स्मगलर तो पैसे लिए बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, इंडिया से, आगे दुनिया भर, अफ्रीका से वो लेते, वो फौज में कैसे घुस गए रशिया की? अच्छा, फिर उसके बाद आप फाइनेंशियल टाइम्स देखें, ये 32nd स्लाइड, इंडिया सीज रिटर्न ऑफ सिटीजन फ्रॉम रशियन फ्रंट लाइन इन यूक्रेन। ये तो मैं तो उसको देखते हैं, ट्रैफिकर्स सेंड इंडियंस टू शेडी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वीजा लेके गए थे। ये 33rd स्लाइड है। ये सीबीआई क्या कह रही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के वीजा लेके गए थे और फिर उसके बाद वो यूक्रेन वॉर में लड़ने भेज दिया उनको। कैसे, किसने भेजा, कैसे भेज दिया, वो कैसे चले गए? वॉशिंगटन पोस्ट, इंडिया से सम ऑफ सिटीजन हैव बीन डम्प्ड इनटू वर्किंग फॉर रशियन आर्मी। अच्छा, ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा, हाई सैलरीज, ये 35 एनडीटीवी, हाई सैलरीज, पीआर वीजाज, हाउ इंडियंस वर डप्ड इनटू फाइटिंग रशियाज वॉर। ये रशिया की जो वॉर देखें, ये यूनिफॉर्म है रशिया का। फिर आप मतलब ये जो है ना, फिर बीबीसी 36 स्लाइड, इंडिया बर्स नेटवर्क ट्रैफिकिंग पीपल टू रशिया। ट्रैफिकिंग का इशू नहीं है, ट्रैफिकिंग तो दुनिया भर में, पाकिस्तान से नहीं पकड़ते हम गिरोह, इशू ये है ही नहीं। इशू में फिर वो 17वीं स्लाइड पे जा रहा हूँ, 17 स्लाइड, अबाउट 20 इंडियंस सॉट हेल्प फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम रशियन आर्मी। पर रशियन आर्मी से इंडियंस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें छुड़ा लिया जाए, हमें ज़बरदस्ती लड़वाया जा रहा है। और फिर हिंदुस्तान टाइम्स 18 स्लाइड, सेवरल इंडियन डिस्चार्ज फ्रॉम रशियन आर्मी, और हम सारे केसेस को परसू कर रहे हैं। ये क्या है? मतलब ये मतलब जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, तो वो यहाँ से वो हाई मतलब वो यहाँ से जाके वो वहाँ पे लड़ रहे हैं, और इंडिया कह रहा है उनसे कि आपकी फौज में हमारे लोग घुसे हुए हैं, उनको वापस भेजो। ये मेरी कुछ, और फिर वो मतलब है कि ये बड़ी एक गंभीर सी कहानी है। तो इसको देखते हैं कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये इस लेवल पे पहुंच गई है कि दूसरे मुल्कों में वो जाके फौज के अंदर भर्ती करवा देते हैं और फिर लड़ना शुरू कर देते हैं वो। तो ये तो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी है, इसको हम भी फॉलो कर रहे हैं इंडिया से कि ये इतने ह्यूमन ट्रैफिकर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गए कि वहाँ पे, और ख़वातीन के का दिन था। तो ये मैं एक अगर स्लाइड हम यहाँ दिखा सकें ख़वातीन के हवाले से कि 9000 ख़वातीन सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक वो जो हैं वो शहीद हो गई हैं अब तक, और 63 ख़वातीन जो हैं, 63 ख़वातीन वो गज़ा में हर रोज़ अपनी जानें दे रही हैं, हर रोज़, कर्सी अल जज़ीरा। और इसमें जो है वो अब 63 ख़वातीन हर रोज़ गज़ा में अपनी जानें दे रही हैं।
अल्लाह ताला हम पे रहम करे और ये जो जंगें हैं और ये जो सारे मामलात हैं इनको ख़त्म करवा के दुनिया किसी अमन की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, के साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।